नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन 790 के यूट्यूब चैनल पर। मैं अमन यादव। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे महेश बर्णवाल भारत के इतिहास में अध्याय 32 को, जो कि है आपका मराठों का उदय। दोस्तों, इस चैप्टर में हम लोग मराठा साम्राज्य के बारे में पढ़ेंगे और उसके सबसे प्रसिद्ध शासक शिवाजी के बारे में पढ़ेंगे और मराठों के प्रशासनिक जो शासन है उसके बारे में हम इस चैप्टर में पूरे डिटेल से पढ़ेंगे। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। और स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ बता देना चाहता हूं कि एजुकेशन 790 पर सारी प्लेलिस्ट हिस्ट्री ज्योग्राफी की अपलोड कर रखी गई है, जाकर उनको देखिए। अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। आइए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को। तो सबसे पहले जो हम लोग पढ़ेंगे वो है शिवाजी का प्रारंभिक जीवन वृत्त। ठीक है, इसमें हम लोग शुरू करेंगे, लेकिन इसको शुरू करने से पहले हम लोग राजनीतिक इतिहास के बारे में देख लेते हैं जो मराठों का था। तो देखिए, जो मराठा राज्य सिंह थे, मतलब सिंह मतलब राजा, तो उनमें जो कई पीढ़ी के राजा हुए थे उनके बारे में देखेंगे। देखिए, सबसे पहला जो है वो सज्जन सिंह है, जो 5वीं पीढ़ी से शुरुआत की गई है। इसके बाद इनके एक पुत्र थे उग्रसेन। ठीक है, उग्रसेन इनके उत्तराधिकारी थे और इनके बाद इनके 2 उत्तराधिकारी हुए। 2 मतलब इनके बेटे थे। एक का नाम था कर्ण सिंह, एक का नाम था शुभकर्ण। तो शुभकर्ण के ही जो वंशज थे वो भोसले कहलाए थे। ठीक है, आइए आगे देख लेते हैं। और शुभकर्ण के बाद इनके उत्तराधिकारी बालाजी भोसले थे और बालाजी भोसले के बाद जो थे मालोजी थे। मालोजी से इनके 2 पुत्र थे। एक का नाम था शाहजी भोसले और एक इनके बड़े भाई थे जिनका नाम था संभाजी। ठीक है, मालोजी के 2 पुत्र, एक थे शाहजी भोसले और एक थे संभाजी। संभाजी जो थे वो बड़े भाई थे। आगे देखिए, शाहजी भोसले का 2 विवाह हुआ था। एक जो है देवगिरी के यादव लखोजी यादव राव की पुत्री जीजाबाई से हुआ था और एक जो है तुकाबाई मोहिते से हुआ था। तो जो देवगिरी के यादव लखोजी यादव राव की पुत्री जीजाबाई थी, उनसे जो है सबसे प्रसिद्ध शासक जो पूरे मराठा साम्राज्य में थे, शिवाजी प्रथम का जन्म हुआ था। और तुकाबाई मोहिते से जो है राजा राम हुए थे। ठीक है, आइए आगे देख लेते हैं। आगे देखेंगे कि शिवाजी के बाद जो उत्तराधिकारी थे वो संभाजी थे और संभाजी के बाद जो थे वो शाहू जी थे। और देखिए, राजा राम के जो उत्तराधिकारी थे वो शिवाजी द्वितीय थे, जो 1707 तक ही शासन कर पाए थे। आगे देखिए, शाहू जी के बाद जो है 2 शासक आ गए थे और उनमें जो उत्तर में थे वो सतारा शाहू जी और दक्षिण में कोल्हापुर शिवाजी। उनके बाद जो आए थे वो राजा राम द्वितीय थे। तो दोस्तों, ये राजनीतिक इतिहास था मराठा साम्राज्य का। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि राजनीतिक इतिहास से क्वेश्चन नहीं आता। बस आपको एक याद रखना है, शिवाजी प्रथम, जो मतलब जीजाबाई के बेटे थे। ठीक है, जो बहुत प्रसिद्ध शासक हुए थे साम्राज्य में और जिनके नाम से मराठा साम्राज्य भी जाना जाता है। आइए अब जानेंगे, अब इस पूरे चैप्टर के शुरुआती करते हैं। सबसे पहला पॉइंट, शाहजी ने पूना की जागीर अपनी उपेक्षित पत्नी जीजाबाई और उसके नाबालिग बेटे शिवाजी के जिम्मे छोड़ दी थी। मात्र 18 वर्ष की उम्र में 1645-47 ईस्वी में पूना के आसपास के रायगढ़, कोंडाना और तोरण के पहाड़ी किलों को जीतकर शिवाजी अपने पराक्रम का परिचय दे चुके थे। आइए अगला देख लेते हैं। 1647 में ही उसके अभिभावक दादा कोंडदेव की मृत्यु हो गई और अब शिवाजी स्वयं मुख्तार हो गया था तथा उसके पिता की जागीर पूर्ण रूप से उसके नियंत्रण में आ गई थी। आइए अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। शिवाजी का देश विजय का वास्तविक दौर जो है 1656 ईस्वी में आरंभ हुआ और जब उसने मराठा सरदार चंद्रराव मौर्य से जबाली का राज्य छीन लिया था। जबाली की विजय से वह मवाली क्षेत्र का निर्विवाद स्वामी बन बैठा तथा इससे सतारा क्षेत्र और तटवर्ती पट्टी कोंकण को अपनी लपेट में लेने का रास्ता साफ हो गया। बीजापुर ने उसके खिलाफ कड़ा कदम उठाया था। आइए देखते हैं वो कड़ा कदम कौन सा था जो उसने शिवाजी के कदम उठाया था बीजापुर ने। आइए देख लेते हैं। उसने 10,000 सैनिकों के साथ अफजल खान नामक एक प्रमुख बीजापुरी सरदार को शिवाजी के खिलाफ भेजा और उसे निर्देश दिया कि जैसे भी हो वह उसे बंदी बना ले। शिवाजी के सैनिक खुली लड़ाई के अभ्यस्त नहीं थे तथा अफजल खां की विशाल सेना को देखकर वह ठिठक गए। अफजल खां ने शिवाजी को व्यक्तिगत मुलाकात के लिए निमंत्रण भेजा और यह वादा किया कि उसे बीजापुर के सुल्तान से माफ़ी दिलवा देंगे। आइए अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। लेकिन शिवाजी को पूरा शक था कि यह अफजल खां की चाल थी, इसलिए वह भी पूरी तैयारी के साथ उसके शिविर में गया और चालाकी से लेकिन बहुत ही साहसिक ढंग से उसे मार डाला। अब उसने अफजल खां की नेतृत्व विहीन सेना पर आक्रमण करके उसके पैर उखाड़ दिए तथा उसके साजो सामान भी पर, जिसमें तोपखाना भी शामिल था,
कब्जा कर लिया। आइए आगे चलते हैं। इस विजय से उत्साहित होकर मराठा सेना ने पन्हाला के मजबूत किले पर अधिकार कर लिया तथा दक्षिण कोंकण व कोल्हापुर के इलाकों में घुसकर काफ़ी बड़े क्षेत्र पर अपना झंडा गाड़ दिया। आइए आगे देख लेते हैं। औरंगजेब मुगल साम्राज्य की सरहद पर मराठा शक्ति के इस उदय को चिंता की दृष्टि से देख रहा था। औरंगजेब जो था वो क्या कहते हैं, शिवाजी के समकक्ष ही था, मतलब कि समकालीन था, मतलब कह सकते हैं समकालीन था दोनों का। ये जो शिवाजी थे तब औरंगजेब भी शासन कर रहा था। उसने दक्कन के नए सूबेदार शाइस्ता खां को, जो वैवाहिक संबंधों के कारण औरंगजेब का रिश्तेदार भी था, शिवाजी के राज्य पर आक्रमण करने का आदेश दिया। आरंभ में लड़ाई शिवाजी के खिलाफ थी। शाइस्ता खां ने पूना पर कब्जा कर 1669 में उसे अपना मुख्यालय बना लिया। शिवाजी ने छापामार लड़ाई से मुगलों को काफ़ी परेशान किया तथा मराठों ने अप्रतिम वीरता का परिचय दिया था। आइए आगे चलते हैं। इसी पॉइंट पे शिवाजी ने एक साहसिक कदम भी उठाया। वह चुपके से शाइस्ता खां के पूना स्थित शिविर में घुस गया और रात में खान पर उसके हरम में ही धावा बोल दिया। शाइस्ता खां का बेटा और एक रक्षक मारा गया और शाइस्ता खां घायल होकर भाग गया। इस साहसिक हमले से खान की बहुत हेठी हुई और शिवाजी की बहुत प्रतिष्ठा बढ़ गई थी। आइए अगले पॉइंट की तरफ पढ़ते हैं। तो क्रुद्ध शहंशाह ने शाइस्ता का तबादला कर उसे बंगाल का सूबेदार बना दिया था और इस बीच शिवाजी ने एक और साहसिक कार्रवाई की। उसने मुगलों के प्रमुख बंदरगाह सूरत पर आक्रमण जो है वो 1664 पर कर दिया और उसे जी भर के लूटा था। अब देखिए, अब जानेंगे पुरंदर की संधि और आगरा दरबार में शिवाजी की उपस्थिति के बारे में। आइए पहला पॉइंट देख लेते हैं। शाइस्ता खां की विफलता के बाद औरंगजेब ने शिवाजी को परास्त करने के लिए आमेर के राजा जयसिंह को तैनात किया। जयसिंह औरंगजेब के सबसे विश्वस्त सलाहकारों में से एक था और उसे पूरी प्रशासनिक और सैनिक स्वायत्तता प्रदान की गई, जिससे उसे दक्कन में मुगल प्रतिनिधि पर किसी प्रकार निर्भर न रहना पड़े। पहले के सेनापतियों की तरह जयसिंह ने मराठों की शक्ति को कम आंकने की भूल नहीं की थी। उसने सावधानी के साथ कूटनीतिक और सैनिक तैयारियां की। उसने शिवाजी के साथ सभी शत्रुओं और विरोधियों से सहायता देने की अपील की और पूना पहुंचकर जयसिंह ने शिवाजी के प्रदेशों के मर्मस्थल पुरंदर पर आक्रमण करने का फैसला किया। आइए आगे चलते हैं। शिवाजी ने अपना परिवार और खजाना यही रख छोड़ा था और जयसिंह ने बहुत नज़दीक से पुरंदर पर घेरा 1665 पर ही डाला और उसे मुक्त कराने के लिए मराठा के सभी प्रयत्नों का विफल कर दिया। जब शिवाजी को लगा कि अब किला हाथ से निकलने वाला है तो उसने जयसिंह से समझौता वार्ता किया और इस समझौते की सहमति जो है निम्नलिखित शर्तों पर हुई थी। अब जानेंगे ये निम्नलिखित शर्तें कौन कौन सी थी और इन्हीं के बारे में हम पढ़ेंगे। पहली शर्त जो थी वो देख लेते हैं। शिवाजी के पास जो 35 किले थे उनमें 23 किले और उनके आसपास के इलाके जिनमें प्रतिवर्ष 4 लाख हों की राजस्व की आमदनी होती थी, मुगलों की देने थे और बाकी के 12 किले जिनकी सालाना आय 1 लाख हों थी, इस शर्त पर शिवाजी के हाथों में रहने थे कि वह दिल्ली के तख्त की खिदमत करेगा और उसके प्रति वफादार रहेगा। आइए दूसरा देख लेते हैं, दूसरी शर्त क्या थी। तो बीजापुर राज्य के 4 लाख की आमदनी के जो इलाके शिवाजी के हाथों में पहले से ही थे, उसे बख्श दिया गया। इसके अलावा बालाघाट क्षेत्र के 5 लाख की आमदनी वाले जिन इलाकों पर शिवाजी की यहाँ गड़ी हुई थी और जिन्हें उसने जीतने का मसूबा बांध रखा था, उन पर भी उसका दावा मंजूर कर लिया गया। आइए आगे देखते हैं इसी में कि इनके स्थान पर उसे सम्राट को 40 लाख किस्तों में अदा करनी थी। आइए आगे देखते हैं अंतिम जो शर्त थी उसमें क्या कहा गया है। और शिवाजी ने अनुरोध किया कि उसे सम्राट की व्यक्तिगत सेवा से बरी रखा जाए और इसलिए उसके स्थान पर उसके नाबालिग बेटे संभाजी को 5000 मनसब दिया गया था। हमने ऊपर देखा था राजनीतिक इतिहास में कि संभाजी जो हैं उनके उत्तराधिकारी बने थे। आइए आगे देख लेते हैं। लेकिन शिवाजी ने वचन दिया कि अगर मुगल दक्कन में कोई लड़ाई लड़ेंगे तो वह व्यक्तिगत रूप से उसमें शामिल होगा। जयसिंह ने शिवाजी को आगरा जाकर सम्राट से मिलने के लिए राजी किया, लेकिन शिवाजी की यह यात्रा सर्वथा निष्फल साबित हुई। दरबार में जब शिवाजी को 5000 मनसबदारों का दर्जा दिया गया, जो उसके नाबालिग पुत्र को दिया गया था, तो उसने बहुत अपमान का अनुभव किया। आइए आगे देख लेते हैं। बादशाह भी, जिसका जन्मदिन मनाया जा रहा था, शिवाजी से बात करने की फुर्सत नहीं निकाल पाया। आगे चलिए, आइए दोस्तों आगे चलते हैं।
अंततः शिवाजी क्रोध में वहां से उठ गया और साम्राज्य की सेवा में प्रवेश करने से भी इनकार कर दिया। तो इससे हमें पता चलता है कि शिवाजी अपने आत्मसम्मान की रक्षा के लिए किसी भी हद तक चले जाते थे। ऐसी घटना पहले कभी मुगल दरबार में नहीं हुई थी। क्योंकि शिवाजी जयसिंह के आश्वासन देने पर आगरा दरबार में आया था, इसलिए औरंगजेब ने सलाह के लिए उसे दोबारा पत्र भी लिखा। आइए आगे चलते हैं। तो उत्तर में जयसिंह ने शिवाजी के साथ नरमी का व्यवहार करने का लिखा और जब तक कोई फैसला किया जाता तब तक शिवाजी नज़रबंदी से निकल भागा। घर लौटने के बाद 2 वर्षों तक शिवाजी शांति में बैठे रहे। आइए शिवाजी की प्रशासन और उपलब्धियां जान लेते हैं। इम्पॉर्टेंट है, थोड़ा सा एग्जामों में पूछे जाते हैं। शिवाजी 4 लाख पौंड की सालाना आमदनी वाले 23 किले मुगलों के हाथ खो बैठा था तथा इस क्षति को किसी प्रकार भरपाई नहीं की जा सकती थी। वह मुगलों के साथ फिर से प्रतिद्वंदिता की भावना पाने लगा और 1670 में उसने सूरत को दोबारा लूट लिया। आइए अगले पॉइंट पर चलते हैं। अगले 4 वर्षों के दौरान उसने पुरंदर सहित कई किले मुगलों से जीत लिए और मुगलों के प्रदेशों में विशेष रूप से खानदेश और बरार में अंदर तक हमले किए। अगला पॉइंट देख लेते हैं। 1674 में शिवाजी ने रायगढ़ में विधिवत राज मुकुट धारण किया और अब वह मराठा सरदारों में सबसे अधिक शक्तिशाली था तथा अपने राज्य के विस्तार व सेना की विशालता की दृष्टि से जीर्ण शीर्ण दक्कनी सुल्तानों की बराबरी के दर्जे का दावा कर सकता था। आइए अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। राजतिलक का संस्कार संपादित कराने वाले पुरोहित गंगा भट्ट ने विधिवत यह घोषणा भी की कि शिवाजी उच्च वर्गीय क्षत्रिय हैं। आइए अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। शिवाजी चूंकि अब स्वतंत्र शासक था, इसलिए वह दक्कनी सुल्तानों के साथ किसी बागी सरदार की तरह नहीं बल्कि समकक्ष राजा के रूप में संधि संबंध स्थापित कर सकता था। आइए अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। तो शिवाजी ने बीजापुरी कर्नाटक पर आक्रमण करने की योजना बनाई थी। कुतुब शाह ने अपनी राजधानी हैदराबाद में शिवाजी का भव्य स्वागत किया और दोनों के बीच एक औपचारिक समझौता हो गया, जिसमें तय हुआ कि कुतुब शाह शिवाजी को आर्थिक सहायता के तौर पर सालाना 1 लाख पौंड, जिसकी आज कीमत 5 लाख रुपए देगा और मराठा दरबार में अपना दूत रखेगा। कर्नाटक में जो प्रदेश जीते जाएंगे और लूट का जो माल हासिल होगा वह सब दोनों में बराबर बराबर बांट लेंगे। कुतुब शाह ने शिवाजी की सहायता के लिए एक सैनिक टुकड़ी और तोपखाना प्रस्तुत किया तथा साथ ही उसकी सेना के खर्च के लिए भी एक धनराशि दी थी। आइए दोस्तों अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। यह संधि शिवाजी के लिए बहुत अनुकूल थी और उसने बीजापुरी अधिकारियों से जिंजी और वेल्लूर छीन लिए और जो इलाके उसके सौतेले भाई एकोजी के हाथ में थे उन्हें भी जीत लिया था। आइए देखते हैं शिवाजी की एक सबसे बड़ी उपाधि। यद्यपि शिवाजी ने हिंदुत्व धर्मोद्धारक का विरुद्ध धारण किया था, तथापि उसने उस क्षेत्र की हिंदू आबादी को भी जी भरकर लूटा था। हिंदुत्व धर्मोद्धारक मतलब हिंदू धर्म की रक्षा करने वाला। आइए अगला देख लेते हैं। कर्नाटक पर आक्रमण शिवाजी की आखिरी सबसे बड़ी सैनिक कार्रवाई थी और कर्नाटक अभियान से लौटने के कुछ ही दिन बाद 1680 में शिवाजी की मृत्यु हो गई थी। अगले पॉइंट की तरफ देखिए। इस बीच उसने एक ठोस शासन प्रणाली की नींव डाली थी और ये प्रशासन प्रणाली जानने के लिए मतलब जानना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एग्जामों में क्वेश्चन ज़्यादातर प्रशासन से ही पूछे जाते हैं, चाहे मध्यकाल में हम कोई भी साम्राज्य पढ़ें। आइए अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। यद्यपि उसने 8 मंत्री नियुक्त किए और जिन्हें सामूहिक रूप से कभी कभी अष्टप्रधान भी कहा गया है। आइए दोस्तों आगे चलते हैं। 8 मंत्री नियुक्त किए जिन्हें सामूहिक रूप से कभी कभी अष्टप्रधान कहा गया है। तथापि मंत्रियों के इस समूह का स्वरूप मंत्री परिषद वाला नहीं था, क्योंकि प्रत्येक मंत्री सीधे राजा के प्रति उत्तरदायी था। ठीक है, उनका कोई मुख्य नहीं होता था, बल्कि सीधा वो 8 के 8 राजा से ही डायरेक्ट बात करते थे। सबसे महत्वपूर्ण मंत्री वित्त व्यवस्था व सामान्य प्रशासन संभालने वाले पेशवा और सेना के जिम्मेदार सरे नौबत सेनापति थे। आगे हम देखेंगे कैसे पेशवा एक राजनीतिक शक्ति के रूप में उभरे और पूरे साम्राज्य पर कब्जा कर लिए। पेशवा की तरह ही सेनापति का पद भी काफ़ी सम्मानजनक था तथा यह पद प्रमुख मराठा सरदारों को ही दिया जाता था। आइए अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। मजूमदार राज्य का लेखपाल था और संभवतः वाकया नवीस पर गुप्तचरी, डाक विभाग और राजकीय गृहस्थी को देखरेख की जिम्मेदारी थी। तो मजूमदार जो था वो राज्य का लेखपाल था और वाकया नवीस जो है गुप्तचरी, डाक विभाग और गृहस्थी की देखरेख करता था। सुरनवीस और चिटनवीस खतों किताबत में राजा की मदद करता था और दबीर जो था वो दरबार के कायदे कानून की देखरेख करता था और बाहरी शक्तियों से संबंधों के मामले में
राजा की सहायता करता था। अब देखेंगे न्यायाधीश और पंडित राव जो होते थे वो न्याय व्यवस्था और परमार्थिक दोनों के लिए जिम्मेदार होते थे। आगे देखिए, अपने इसी पॉइंट पे चलते हैं अगले पॉइंट पे। शिवाजी अपने स्थायी सैनिकों को नगद वेतन देने के पक्ष में थे। हालांकि कभी कभी सरदारों को राजस्व दान भी किया करते थे। सेना में कड़ा कानून बरता जाता था तथा किसी स्त्री या नर्तकी को सेना के साथ ले जाने की इजाज़त नहीं होती थी। अगले पॉइंट पे चलते हैं। अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। स्थायी सेना लड़ाई में प्रत्येक सिपाही द्वारा लूटे गए माल का पूरा हिसाब रखा जाता था और स्थायी सेना में 30 से 40 हज़ार घुड़सवार भी शामिल थे जो हवलदारों की कमान में काम करते थे। हवलदारों को निश्चित वेतन भी दिए जाते थे और किलों की देखरेख बहुत सावधानी से की जाती थी और उनकी हिफाजत के लिए प्यादे तैनात किए जाते थे। 1679 में अन्नाजी दत्तो ने नए सिरे से राजस्व को निर्धारित करने का काम किया था। शिवाजी अपने राज्य के निकट के मुगल इलाकों पर एक कर लगाकर अपनी आय में वृद्धि करते थे। अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। और यह कर भू राजस्व का 1/4 होता था और इसे चौथाई या चौथ कहा जाने लगा। शिवाजी न केवल एक कुशल युद्ध नीतिज्ञ और चतुर कूटनीतिज्ञ साबित हुआ बल्कि उसने देशमुखों की शक्ति पर अंकुश लगाकर एक शक्तिशाली राज्य का शिलान्यास भी किया था। सेना उसकी नीतियों को अंजाम देने का एक प्रभावकारी उपकरण था क्योंकि तब एक स्थान से दूसरे स्थान को तेजी से पहुंचना सबसे ज़्यादा अहमियत रखता था। अपने अंतिम पॉइंट की तरफ चलते हैं। सेना अपने वेतन के लिए बहुत हद तक पड़ोसी इलाकों की लूट पर भी निर्भर थी। दोस्तों, ये चैप्टर यहीं समाप्त होता है, मराठों का उत्कर्ष। और अगर आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बने रहिए चैनल के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।